जब तक कत्लेआम खत्म हुआ तब तक कलकत्ता लाशों का शहर बन चुका था। गल का एक इलाका था नोआखाली जो दंगे का एपी सेंटर बन चुका था। कलकत्ता खून और लाशों से लिपटा हुआ एक मौत का मंजर बन गया था। नमस्कार दोस्तों, आज हम ले जाएंगे आपको एक ऐसा टाइम में जहां पूरी कलकत्ता शहर का हाल बदल गया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं द ग्रेट किलिंग ऑफ कलकत्ता के बारे में। ये सिर्फ एक हिस्ट्री का लेसन नहीं बल्कि एक रिमाइंडर है कि कभी भी नफरत और हिंसा का इम्पैक्ट कितना भयानक हो सकता है। असल दंगे की शुरुआत हुई एक इंसान से। वो था मोहम्मद अली जिन्ना, फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, जिसके बाद उसके लोगों ने आज पहलगाम जैसा घटनाओं को अंजाम दिया। और सोचो, मुंबई अटैक जैसा घटना को भी अंजाम दिया। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसा कितनी ही भयानक घटनाएं इंसानियत को हिलाकर रख चुका है। ना जाने ऐसे ही और कितना ट्रेजेडीज को अंजाम दिया गया होगा। यहाँ हमारे भारत का मुसलमानों का बात करें तो अपने आप को किस्मत वाला मानते हैं। हमारे देश को गर्व है ऐसे हीरोज पर। हमारे मुसलमान हर क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है और करता था। जहाँ पाकिस्तान ऐसे बयान देते हैं हिंदुस्तान के मुसलमान खतरे में है, वहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान बोलते हैं पाकिस्तान को समझाने का वक्त खत्म हो चुका है कि ये वक्त जवाब देने का है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा असली पठान कौन है, जिन्ना का मुसलमान या भारत का मुसलमान। यहाँ पर एक सवाल आता है, जिन्ना था कौन? इसके लिए हमें थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जिन्ना शुरुआत में कांग्रेस नेशनल पार्टी का हिस्सा थे, लेकिन बाद में उन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन करके उसके नेता बन गए। जिन्ना असल में हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। जिन्ना के दादा प्रेमजी भाई मैकजी ठक्कर एक भारतीय राजपूत थे। उन्होंने इस्लाम में तब कन्वर्ट किया जब उस बात का ऑर्थोडॉक्स हिंदुस एक्सकम्युनिकेट कर दिया था जब उन्होंने फिशिंग बिजनेस में कदम रखा था। यानी कुछ पीढ़ी पहले जिन्ना का जो परिवार था एक हिंदू परिवार था और जो सोशल कॉन्सिक्वेंसेस उन्होंने सहना पड़ रहा है उससे बचने के लिए उन्होंने धर्म परिवर्तन किया ताकि वो अपना बिजनेस ठीक तरह से कर सके। जिन्ना जैसा पॉलिटिशियन ने भड़काऊ भाषण देकर लोगों के अंदर डर और नफरत भर दी। One India is impossible realization. It will inevitably mean that the Muslim will be transferred from the domination of the British to the caste. ट्रांसफर करके अभी पानी नहीं मिल रहा है बेचारा लोगों को। जिन्ना हमेशा गांधी के विचारों के खिलाफ था। उससे उनकी सोच पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। आजाद भारत को लेकर मिस्टर गांधी का जो विचार है वह हमसे अलग। और यह गांधी जी देश का बंटवारा रोकने के लिए जिन्ना को कुर्सी देने तक के लिए तैयार हो गए थे। कुर्सी झेड़ा को दे। गांधी जी माउंटबेटन से ये भी कहा था कि मुस्लिम लीग को सरकार बनाने की निमंत्रण दिया जाए और अगर जिन्ना इस प्रस्ताव को ठुकरा देता है तो कांग्रेस को सरकार बनाने दिया जाए, जहां गांधी मानते थे कि मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं को जगह दिया जाएगा। आखिर में जिन्ना इस प्रस्ताव को भी ठुकरा देता। उसको किसी भी हाल में पाकिस्तान चाहिए। Muslim Pakistan. The division of India is a necessity. जिन्ना अपने आप को मुसलमानों का एक लौता स्पोक्समैन घोषित कर देता है। I am the sole spokesman of Muslims in India. यहाँ पर सवाल ये नहीं था कि आज़ादी मिलेगा या नहीं, सवाल ये था कब और कैसे मिलेगी आज़ादी। 29 जुलाई साल 1946 को जिन्ना अपने घर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखते हैं और ऐलान करते हैं कि मुस्लिम लीग संघर्ष शुरू करने की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को अगर अलग पाकिस्तान नहीं दिया गया तो डायरेक्ट एक्शन डे शुरू कर देगा। अगले दिन 30 जुलाई को जिन्ना ऐलान करते हैं कि 16 अगस्त का दिन डायरेक्ट एक्शन डे होगा। फिर भी गांधी जी खुद जाकर जिन्ना को समझाने की कोशिश की, लेकिन सबको पता है कुत्ते की पूंछ कभी सीधे नहीं होती, चाहे कितने भी कोशिश कर लो, और आखिर वही हुआ। छोटे भाई जिन्ना, अंत में मैं तुमसे सिर्फ एक ही सवाल पूछूंगा। मुसलमान तुम भी हो और मुसलमान मौलाना आजाद भी है। फिर क्या कारण है कि मौलाना आजाद पाकिस्तान बनने के सख्त खिलाफ है? वो हिंदुस्तान को जोड़ना चाहते हैं और तुम तोड़ना चाहते हो। समस्या इस्लाम में नहीं है, समस्या तुम्हारे साथ है। अगले दिन 16 अगस्त को डायरेक्ट एक्शन डे होता है और उसके बाद कई दिनों तक बंगाल में भरपूर वायलेंस देखने को मिलता है।
डायरेक्ट एक्शन डे का एपिसेंटर बंगाल बनते हैं क्योंकि मुस्लिम लीग के पास सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल पावर था उस टाइम। उस वक्त बंगाल का चीफ मिनिस्टर थे हुसैन शाहिद सुहरावर्दी, उन्हें बच्चर और बंगाल का नाम से जाना जाता है। आज के दिन उस टाइम के वाइस रॉय आर्चिबल्ड वेबल ने एक स्टेटमेंट दिया था। इन्हें कहा था कि वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सर्टेड एंड क्रूड पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया। चीफ मिनिस्टर हुसैन सुहरावर्दी डायरेक्ट एक्शन डे का नाम पर काटाटा सपीर गुंडा, बेरोजगार और फ्रस्ट्रेटेड ब्रेन वाशर एंड एंटी सोशल लोगों को सड़कों पर खुलेआम छोड़ दी। गुंडे को इस तरीके से खुला छोड़ दिया गया, उन्हें जो चाहिए वो कर ले। ये देखिए किताब में क्या लिखा गया। जब तक कत्लेआम खत्म हुआ तब तक कलकत्ता लाशों का शहर बन चुका था। किताब का दावा है कि लगभग 6000 लोगों की जान ले ली। अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक लगभग 15000 लोग घायल हुए। गीच यानी वल्चर डायरेक्ट एक्शन डे के विक्टिम पर टूट पड़े थे। इस पूरे बंगाल दंगे के पीछे था चीफ मिनिस्टर हुसैन शाहिद सुहरावर्दी। ये कोई अचानक हुआ दंगा नहीं था, ये पहले से प्लान किया गया था। मुस्लिम नेशनल गार्ड्स को ऑर्डर दिया गया था कलकत्ता जाने के लिए। हजारों लोगों सिटी में भर गया था। सरकार ने उन्हें पेट्रोल कूपन्स और बंदूक तक दिए थे। पुलिस ऑफिसर को हिंदू लॉयलिस्ट की जगह मुस्लिम ऑफिसर से रिप्लेस कर दिया गया था। 6 अगस्त को सुहरावर्दी ने हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया, सब कोर्ट और ऑफिस बंद करवा दिया। उस सुबह उसने एक बड़ा रैली निकाला और लोगों को याद दिलाया कि ये रमजान के 18 दिन है और बैटल ऑफ बदर की एनिवर्सरी भी है, जब मुस्लिम ने अरब में नॉन बिलीवर्स को हरा दिया था। लोगों ने नारा लगाना शुरू कर दिया था, लड़के लेंगे पाकिस्तान। और बस रैली के बाद शहर जल उठा। जब रैली खत्म हुई सुहरावर्दी का प्लान शुरू हो गया। मॉब ने हिंदू शॉप और होम्स पर हमला कर दिया, मंदिर तोड़ दिया गया, औरतें सड़कों पर घसीट के ले गया, आदमियों को काट दिया गया। कलकत्ता खून में डूब गया था। सुहरावर्दी पुलिस कंट्रोल रूम में खुद था, पर वो वायलेंस को रोक नहीं रहा था, बल्कि राइटर्स को पुलिस अरेस्ट करने से रोक रहा था। उसने ऑर्डर दिया उन्हें रिलीज करने के। 2 दिन तक एक भी पुलिस फायरिंग नहीं हुई। उसकी रूल में मुस्लिम लीग के गुंडे राज कर रहा था। तीसरे दिन हिंदूज को समझ में आ गया कि कोई मदद नहीं आने वाले। उन्होंने अपने रक्षा खुद करने शुरू की। सड़कों पर दोनों तरफ से जंग जैसा हालत थी। जब सुहरावर्दी ने देखा कि उसके लोग पीछे हट रहा है, उसने अपनी नज़र ईस्ट बंगाल के नोआखाली पर डाली, जहां हिंदू माइनॉरिटी थी, अभी हाल ही में बांग्लादेश है, और वहां मास्कर हुआ और भी ज़्यादा भयंकर और भी खून से भरा। लोगों को पकड़कर पूरा जिंदा जला देता था। हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि लोग डर के मारे घर के अंदर छुपे हुए थे। खाना पानी तक नहीं मिला, फिर भी उनके पूरे घर को आग लगा दी जाती थी। नफरत अपने सरमसीमा तक पहुंच चुकी थी। 10 अक्टूबर साल 1946 को नोआखाली में करीब 200 माइल के इलाकों में हथियार लिए बाहर लूटपाट करने लगते हैं। आग लगाए जाते हैं और हथियार देखने को मिलते हैं। इस दौरान फोर्स कन्वर्जन देखने को मिलते हैं, जिन्हें चीफ मिनिस्टर सुहरावर्दी भी स्वीकार किया था। लेकिन इन्होंने न ही कोई कदम उठाए रुकने के लिए और न ही प्रभावित इलाकों में दौरा किया। दंगे के बाद भारी रिफ्यूजीज कलकत्ता की तरफ आए। रोज 1200 के करीब कलकत्ता पहुंचते हैं। Madness seized a section of humanity which killed, maimed and burnt. The fury spread, burning its way into Noakhali and Tripura, rural areas of East Bengal. 6 नवंबर साल 1946 को गांधी जी नोआखाली जाते हैं और उस दिन से लेकर फरवरी 1947 तक वही रहता है। गांधी जी का मानना था कि लोगों को आपस में शांति रखनी होगी। उनका यह भी मानना था कि सभी लोग देश में रहने वाले मिलजुल के रहेगा तो पार्टीशन किसी भी हाल में नहीं होगा। उनका पूरा समय नोआखाली में ये सुनिश्चित करने के लिए था कि एक यूनाइट इंडिया में यूनिटी बने रहे और हर कोई मिलजुल के रहे। Gandhi was set on his peace mission in Noakhali. Throughout his sojourn in East Bengal for a full 4 months, Gandhi, at the age of 77, trudged from village to village through a most difficult countryside, where low, marshy patches had to be crossed on precarious, improvised bridges of bamboo poles. With a grim determination he kept on, resolved to do or die. He would leave only when things became perfectly normal. शांति बनाए रखने के लिए नोआखाली में गांधी जी ने हिंदुओं से कहा कि अगर किसी भी मुसीबत में किसी ने औरतों पर हाथ लगाया या उनके साथ जुल्म किया तो इज्जत बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान करने के लिए तैयार रहे। हमारी बहन
बेटियों को उठा ले जाए तो क्या करना चाहिए? हिंदू महिलाओं को अपने आप को असहाय या कमजोर नहीं समझना चाहिए। अगर कोई भी रावण किसी भी महिला के एक भी बाल को हाथ लगाता है तो उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए, और वो ऐसा अपनी जीभ को जोर से काटकर या सांस रोककर अपने प्राणों को त्याग सकती है। वही असली साहस है। औरतों के साथ सिर्फ रेप नहीं होता था, बल्कि रेप के बाद उन्हें मार दिया जाता था। सिर्फ औरतें ही नहीं, महिला पत्रकारों को भी पकड़कर उनका रेप करके मार दिया जाता था। पूरा इलाका खून से लाल हो गया था। हर तरफ सिर्फ लाश पड़े थे। जलाने वाला कोई नहीं बचा था। कीड़ कई दिनों तक उन लाशों को नोचते रहे। आप लोगों को और अच्छा से जानना है तो आप लोग मूवी देख सकते हो।